एक दिन बिलियनर्स की पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में अलग अलग फील्ड से बहुत से अमीर लोग आए हुए थे। सब लोग खुशी से बहुत बात कर रहे थे कि तभी एक राइटर कर्ट वॉनेगट, जो कि एक फिक्शनल राइटर है जिन्होंने बहुत सी फिक्शनल बुक्स लिखी हैं, जैसे कि स्लॉटर हाउस 5 एक्सेट्रा, उनके साथ जोसेफ हेलर खड़े थे, जो कि कर्ट से भी ज्यादा सक्सेसफुल राइटर थे, क्योंकि इनकी बुक कैच 22 एक बेस्ट सेलर बनी थी और उसने मिलियंस रुपीस कमाए थे, जिसकी मिलियंस कॉपीज बिकी थी। कर्ट के मन में पता नहीं क्या आया और वो जोसेफ से बोले, देख वो इंसान तुझे खड़ा हुआ दिख रहा है, वो एक हेज फंड मैनेजर है और उसने एक ही दिन में इतना पैसा कमाया है जितना कि तेरी पूरी सुपरहिट बुक कैच 22 ने पूरी जिंदगी नहीं कमाया। कर्ट ने ये टॉन्ट मार दिया और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हेलर रिएक्ट करेंगे, लेकिन हेलर ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। वो मुस्कुराए और काम होके बोले, हाँ हो सकता है कि उन्होंने मेरे से बहुत ज्यादा पैसा एक ही दिन में कमाया हो, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो इसके पास कभी भी नहीं होगी। कर्ट हैरान हो गए और वो बोले, भाई ऐसी क्या चीज है तेरे पास जो उसके पास नहीं है? इस पर जोसेफ बोले, इनफ। अब इससे पहले कि हम इस स्टोरी की लर्निंग्स के बारे में बात करें, मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये है एक ड्रिल मशीन। आपको पता है दुनिया में बहुत से लोगों के पास ये ड्रिल मशीन है। इनमें से 8 करोड़ तो सिर्फ अमेरिका में ही है। लेकिन आपसे सवाल ये है कि एक इंसान ऑन एन एवरेज इस ड्रिल मशीन को पूरी लाइफ में कितनी देर तक यूज करता है? आप बोलोगे कम से कम 3 महीने, 2 महीने, 8 महीने, लेकिन इसका आंसर बहुत ही शॉकिंग है। एक एवरेज इंसान जिसके पास ये ड्रिल मशीन है, वो थ्रू आउट लाइफ में इसे सिर्फ 13 मिनट यूज करता है। फिर भी हमें से बहुत से लोग ये ड्रिल मशीन ऐसे ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार कभी जरूरत पड़ गई तो। अब जरूरत कितनी पड़ती है उसके लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनिए। क्या होगा कि अगर आपको कोई ज़ारा, H&M, केल्विन क्लाइन, लेवाइस, रैंगलर, नाइकी, एडिडास, फॉरएवर 21, टॉमी हिलफिगर, ओल्ड नेवी, ये सारे कपड़े फ्री में दे दे? आप बोलोगे पागल है क्या, मैं तो उसे लूट के अपने घर में रख लूंगा। और ये रही इसकी रियलिटी। ये एक डेजर्ट है चिली में। अब ये सारे हाई ब्रांडेड क्लोथ्स यहाँ पर क्यों पड़े हैं? इसका एक रीजन है। देखो, हर साल रीसेल के लिए यहाँ पर 60,000 टन हाई ब्रांडेड क्लोथ्स आते हैं, जो कि चिली की मार्केट्स जैसे कि सेंटियागो वगैरह में बिकते हैं। कई कपड़ों को लैटिन अमेरिका में री एक्सपोर्ट या फिर स्मगल भी किया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर 100 कपड़े में से सिर्फ 35% कपड़े ही बिकते हैं। बाकी के 65% कपड़े फास्ट फैशन की वजह से नहीं बिकते। फास्ट फैशन का मतलब है कि यहाँ के यंगस्टर्स को, जेनजीज को इन कपड़ों का फैशन पसंद नहीं आया, क्योंकि अब नया फैशन मार्केट में आ चुका है। तो अब सवाल यह आता है कि 100 में से बचा हुआ 65 कपड़े का क्या हुआ? अब ये बचे हुए 65 कपड़े वापस दुकानों में तो नहीं जा सकते, इसलिए कंपनी सोचती है कि इसको यहीं पर डंप कर दिया जाए। अब वहां पर कपड़ों को डंप करना इलीगल है, इसलिए ट्रक में भरकर इन्हें रेगिस्तान में ले जाकर डंप कर दिया जाता है और ये कपड़े वहीं पर पड़े रहते हैं। 39,000 टन कपड़ा हर साल यहाँ पर डंप किया जाता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी कपड़े हैं जिनके प्राइस टैग्स अभी भी पड़े हैं। अब इन 39,000 टन कपड़ों में आग लगा दी जाती है, जिससे एक काली टॉक्सिक स्मोक बनती है, क्योंकि अगर इसमें आग नहीं लगाई जाए तो ये 200 साल तक डिकम्पोज नहीं होंगे, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम कपड़े पॉलिस्टर से बने हैं, जो कि डेजर्ट में डिग्रेड नहीं होते। और ये सब कुछ हो रहा है कंज्यूमरिज्म की वजह से, क्योंकि लोग इनफ कहने के लिए रेडी नहीं है। सबको लगता है उन्हें ज्यादा कंज्यूम करना है और कपड़े चाहिए, एक और ड्रिल मशीन चाहिए, नया आईफोन का मॉडल चाहिए, अपनी घड़ी को अपग्रेड करना है, गाड़ी को अपग्रेड करना है, जिसकी वजह से वो प्लैनेट को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, पर उनका खुद का मेंटल पीस भी मैसअप हो चुका है। जब लोग इनफ कहने के लिए रेडी नहीं होते तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है। रजत गुप्ता कोलकाता में पैदा हुए थे। जब वो एक टीनेजर थे तो उनके मम्मी पापा की डेथ हो गई। रजत बाकी बच्चों की तरह प्रिविलेज्ड नहीं थे। उन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था और उन्हें इमेंस सक्सेस भी मिली। मिड 40s में गुप्ता मैकेंजी के सीईओ बन गए। ये वर्ल्ड की सबसे प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म है। 2007 में वो रिटायर हुए और यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रोल्स भी किए। बिल गेट्स के साथ फिलैंथ्रोपिक काम भी किए। 5 पब्लिक कंपनीज के बोर्ड मेंबर भी रहे। रजत गुप्ता कोलकाता के स्लम से आए थे और लिटरली वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन बन गए थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2008 तक सक्सेस के साथ साथ उन्होंने बहुत मैसिव वेल्थ भी कमाई थी। 2008 में वो करीबन 850 करोड़ के मालिक बन चुके थे। ये इतना ज्यादा पैसा है कि इस पर अगर 5% भी आपको ब्याज मिले तो इसका मतलब है कि हर घंटे आपको करीबन 25,000 रुपए मिलेंगे। दिन में नहीं, हर एक आवर में। इस मूवमेंट पर रजत कह सकते थे इनफ। रजत $100 मिलियन से खुश नहीं थे, उन्हें एक बिलियनर बनना था। अब हुआ ये कि गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड पर थे और क्योंकि उनके आसपास दुनिया के रिचेस्ट इन्वेस्टर्स थे, इसीलिए गुप्ता के फ्रेंड ने उन्हें कहा कि तुम्हें बिलियनर बनना चाहिए, वहां पर एक अलग लेवल के लोग हैं। और गुप्ता अपने फ्रेंड की बात से इंप्रेस हो गए। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम गोल्डमैन सैक्स का बुरा टाइम चल रहा था। उस टाइम वॉरेन बफेट प्लान कर रहे थे गोल्डमैन सैक्स में $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का। गुप्ता क्योंकि यहाँ पर बोर्ड मेंबर थे, जिसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन उन्हें पता थी। ये इन्फॉर्मेशन सोने जैसी थी, क्योंकि सबको पता था कि जैसे ही गोल्डमैन सैक्स के साथ वॉरेन बफेट का नाम जुड़ जाएगा
इसका स्टॉक प्राइस बहुत जल्दी इंक्रीज होगा। जैसे ही इन्फॉर्मेशन गुप्ता को पता चली, उन्होंने हेज फंड मैनेजर राजा रत्नम को कॉल किया और राजा रत्नम ने इमीडिएटली गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 शेयर्स खरीद लिए। कुछ ही घंटों में वॉरेन बफेट की ये डील अनाउंस हो गई। न्यूज में लोगों को पता चल गया और राजा रत्नम ने $1 मिलियन कुछ ही मिनट्स में कमा लिए। गुप्ता की इस इनसाइडर टिप की वजह से उनके दोस्तों को 17 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। गुप्ता की ऑलरेडी $100 मिलियन की नेटवर्थ थी। 17 मिलियन भी उनकी लाइफ को पूरा चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन इस इनसाइडर ट्रेडिंग का गवर्नमेंट को पता चल गया और दोनों गुप्ता और राजा रत्नम जेल में बंद कर दिए थे। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, उस टाइम एक और स्टोरी पनप रही थी। एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ था, करोड़ों की दौलत थी, पर उसने भी इनफ नहीं कहा। उसे भी जिंदगी में और ज्यादा पैसे कमाने थे। इस इंसान का नाम था बर्नी मैडॉफ। इनकी एक ब्रोकरेज फर्म थी जो कि 1960 में न्यूयॉर्क में एक लेजिट बिजनेस था। इन पर लोग बहुत विश्वास करते थे। कहा जाता है कि उस वक्त लोग रिक्वेस्ट करते थे कि उनका पैसा मैडॉफ बस ले ले, और यही ट्रस्ट उनका सबसे बड़ा एसेट था। 1992 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा था कि मैडॉफ की फर्म हर रोज करीबन 8,000 करोड़ की ट्रेड्स एग्जीक्यूट करती है, जिसका मतलब था कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी ट्रेड्स हो रही है, उसकी 9% ट्रेड्स मैडॉफ की फर्म कर रही थी। इसको आप जीरोधा के बिजनेस की तरह समझ सकते हैं। ये हाईली प्रॉफिटेबल, फास्ट और अच्छा बिजनेस था और सब इस बिजनेस को प्यार भी करते थे। लेकिन फिर एक फ्रॉड स्टार्ट हो गया। इन्होंने एक एडवाइजरी बिजनेस स्टार्ट किया, जहां पर इन्होंने क्लाइंट्स को कहना स्टार्ट किया कि हम आप लोगों को एक स्टेडी रिटर्न्स दिलवा सकते हैं। रियलिटी ये थी कि लोगों से पैसे लेकर उनके पैसे एक्चुअल में कभी ट्रेड किए ही नहीं जाते थे। जब नए इन्वेस्टर्स आते और वो अपने पैसे मैडॉफ फर्म को देते, तो उन्हीं के पैसों का कुछ हिस्सा पुराने इन्वेस्टर्स को एज अ प्रॉफिट दिया जाता था और ये चीज चलती रहती। और नए इन्वेस्टर आते, उनका पैसा पिछले इन्वेस्टर को एज अ प्रॉफिट दिया जाता और ये सिस्टम चलता रहा। लेकिन फिर जैसे ही 2008 में मार्केट कोलैप्स हुई, सब इन्वेस्टर्स ने एक साथ अपने पैसे वापस मांगना स्टार्ट कर दिया और ये पॉन्जी स्कीम खत्म हो गई। मैडॉफ को पता था कि अब ये सिस्टम खत्म हो गया है। उसने फोन उठाया और अपनी फैमिली को कॉल किया। मैं और ज्यादा पैसे बनाने के लिए एक स्कीम चला रहा था जो एक पॉन्जी स्कीम थी और हमारे पैसे खत्म हो गए हैं। आई एम सॉरी। 11 दिसंबर 2008 को मैडॉफ अरेस्ट कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर्स ने अकाउंट स्टेटमेंट के बेसिस पर कहा कि इन्होंने $64.8 बिलियन का फ्रॉड किया है। विक्टिम में सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स नहीं थे, इसमें बहुत सी चैरिटीज थी जो इन्वेस्ट करी थी, स्कूल्स थे, बहुत सारे पेंशन फंड थे। मैडॉफ पर 11 चार्जेस लगाए गए और 12 मार्च 2009 को मैडॉफ को 150 साल की सजा सुनाई गई। 14 अप्रैल 2021 में मैडॉफ जेल में ही मर गए। आपको पता है कि एक नाइजेरियन स्कैम आर्टिस्ट भी पकड़ा गया था जो एक छोटी मोटी पॉन्जी स्कीम चला रहा था, लेकिन वो गरीब था और उसने कहा कि हाँ, मुझे दुख होता है जब मैं लोगों से पैसे चुराता हूँ। लेकिन आपको पता है, गरीबी आपको कभी दुखी नहीं होने देती औरों का नुकसान पहुंचाने के लिए। इस नाइजीरियन स्कैम आर्टिस्ट की स्टोरी अलग है। इसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन मिस्टर गुप्ता और मैडॉफ की स्टोरी अलग है। इन लोगों के पास बहुत पैसे थे, ये लोग आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी इनफ नहीं कहा। लाइफ में इनफ कहने के लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पहली चीज जो सबसे हार्डेस्ट है वो है गोल पोस्ट को बार बार मूव करना बंद करना पड़ेगा। एक टाइम होता है जब हमारे पास पैसे नहीं होते, फिर वो पैसे कमाए जाते हैं और एक वक्त पर हमारे पास सफिशिएंट पैसे आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त पर भी अगर हम स्टॉप नहीं कहेंगे तो ये चीज चलती ही रहेगी, जिसका बहुत दुखी एंड हो सकता है। सेकेंड चीज है कि सोशल कंपैरिजन हमें विलेन बना सकता है। एक क्रिकेट प्लेयर साल के 3.5 करोड़ रुपए कमा सकता है। हर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एक अमीर इंसान है, लेकिन अगर ये क्रिकेट प्लेयर अपने बड़े क्रिकेट प्लेयर को देखे जिसे 700 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, तो ये क्रिकेट प्लेयर भी अपने को गरीब ही समझेगा। और ये 700 करोड़ कमाने वाला इंसान अगर कल को किसी ब्रोकरेज फर्म को देखने लग जाए जो साल का ही 4,500 करोड़ प्रॉफिट कर रही है, तो ये भी अपने को गरीब समझेगा और ये कंपैरिजन कभी खत्म ही नहीं होगा, जिसकी वजह से हम कभी भी इनफ नहीं कह पाएंगे। थर्ड पॉइंट कहता है कि इनफ का मतलब टू लिटिल नहीं होता। इसका मतलब है कि जितनी हमें एग्जैक्टली जरूरत है उतना ही लेना, कभी भी सोशल प्रेशर में आके कुछ गलत कदम ना उठाना। चौथा पॉइंट कहता है कि कुछ चीजें कभी भी रिस्क लेने लायक नहीं होती। अगर हम सही वक्त पर इनफ नहीं कहते तो हमारी रेपुटेशन, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, फैमिली, फ्रेंड्स, लव, हैप्पीनेस, ये सब दांव पे लग सकता है। जैसे कि रजत गुप्ता के साथ हुआ था। जेल से छूटने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली कि मेरी रेपुटेशन अब खत्म हो गई है, लेकिन मुझे परवाह नहीं क्योंकि मैं इसके साथ अटैच्ड नहीं हूँ। बट रियलिटी ये है कि उनके पास 700 करोड़ की वेल्थ थी, उनके पास रेपुटेशन थी, लोग उन्हें चाहते थे, उनके पास एक लाइफ लॉन्ग अमेजिंग स्टोरी थी, कोलकाता के स्लम से उठकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना, और उनके लिए उनकी रेपुटेशन वर्थ थी। ओके, तो एक बार ये पूरी वीडियो मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ कि करोड़ों लोग ड्रिलिंग मशीन ले लेते हैं,
पर ऑन एन एवरेज वो सिर्फ 13 मिनट ही उसे यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है यार कभी तो काम आ ही जाएगी, और इसी ओवर कंजप्शन की वजह से हम अपनी लाइफ को इंप्रूव ही नहीं कर पाते। इसके बाद हमने 2 स्टोरी देखी थी, बर्नी मैडॉफ और रजत गुप्ता की, जिनके पास इनफ था लेकिन उन्होंने इनफ अपनी लाइफ में नहीं कहा। इसी ओवर कंजप्शन को रोकने के लिए जुलाई 2013 में लाइसिल क्लार्क और रिबेका रॉकफेलर ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने एक बाय नथिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया, जिसका मतलब था कि आप अपने पड़ोसी से सामान के लिए पूछ सकते हो। आपको हर चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, जो जरूरत है अपने साथ वालों से लो। जैसे ही उन्होंने ये फेसबुक ग्रुप स्टार्ट किया, उसी दिन 100 से ज्यादा मेंबर्स इसमें जुड़ गए और 6 महीने में 78 ग्रुप्स बन गए और 12,000 लोगों ने इसे ज्वाइन कर लिया। फेसबुक ग्रुप से आगे बढ़कर आज इनकी वेबसाइट भी बन चुकी है, जिसका नाम है buynothingproject.org, और इस कम्युनिटी में अब 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जो लोग अपनी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं और फ्री में शुभम से फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए फॉर्म को भर सकते हैं। शुभम एक्स Amazon एक्स एडोबी है, जो कि एक फुल टाइम इन्वेस्टर है। और हाँ, अगर आप मिनिमलिज्म या हैबिट पे और इंटरेस्टिंग बुक समरीज पढ़ना या सुनना चाहते हैं, तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे 5 मिलियन लोगों ने इंस्टॉल किया है और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने 4.8 स्टार की रेटिंग दी है। हाँ, अगर आप इस नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।